हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन क्लास 12th ITF पढ़ रहे थे। ITF में अभी तक अपन डोमेन, रेंज, डेफिनेशंस एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अपन जो है कुछ अच्छे JEE लेवल के क्वेश्चंस कर चुके हैं और NCERT का एक्सरसाइज 2.1 अपन सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे की चीज़ें अपन आज से स्टार्ट करेंगे। तो अब जो अगला टॉपिक हमारे पास ITF में आने वाला है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF। तो हेड डाल लीजिए। अब अपन जो अगला टॉपिक करेंगे वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF। देखिए भाई, बात इतनी सी है कि अगर आपको ITF के बारे में केवल डोमेन, रेंज और ग्राफ पता है तो अब आगे के ITF के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है। ITF में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे पूरा जो चैप्टर है उसका बेस डिपेंड करता है, वो होता है उसका डोमेन, रेंज, ग्राफ और प्रॉपर्टी नंबर 2। बस इतनी सी चीज़ अगर आपको पता है तो फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चन ITF के सॉल्व बहुत इजीली कर लेते हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF। सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास y = है साइन इनवर्स x। इसके बारे में हम कहें, पहले इसका हम डोमेन निकालें, रेंज निकालें। अगर ये सिंपल ग्राफ बनाए, इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ और सिंप्लीफिकेशन, इतनी अपन इस 3-4 टॉपिक के बारे में इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जैसे ही मैं इसकी डोमेन निकालना चाहूँगा तो मैं देखूँ कि ये फंक्शन बन कैसे रहा होगा। तो हो ऐसा कुछ रहा होगा कि इनपुट तो x होता है। सबसे पहले जो x है वो इनपुट हो रहा होगा साइन इनवर्स मसाला वाले फंक्शन में। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x इनपुट हो रहा होगा साइन वाले फंक्शन में, तो आउटपुट आ रहा होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x। और जो आउटपुट आ रहा था यही तो y था। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये कैसे बना होगा? कुछ इस तरीके से बना होगा। अब हम इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। साइन इनवर्स x खड़े हैं, तो साइन इनवर्स x में x इनपुट हो रहा है। तो अपन को पता है साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 बहुत क्लोज होता है। मतलब साइन इनवर्स x में जो x इनपुट हो रहा होगा उसकी वैल्यू -1 से +1 बहुत क्लोज ही हो सकती है। और साइन में जब -1 से +1 बहुत क्लोज इनपुट होता है तो साइन का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? -π/2 से लेके +π/2। -π/2 से लेके +π/2 हमारे पास आउटपुट हो रहा है। अब -π/2 से लेके +π/2 अगर हमारे पास आउटपुट हो रहा है तो ये जो आउटपुट हो रहा है -π/2 से π/2, ये किसके अंदर जा रहा है? साइन के अंदर जा रहा है। और अगर साइन फंक्शन में इनपुट -π/2 से +π/2 होता है तो आउटपुट क्या आएगा? +1 और -1 से +1 के बीच में ही आएगा। ये अपन को पता है ना। अगर मैं साइन का ग्राफ बनाता हूँ -π/2 से लेके +π/2 तो क्या बनता है? साइन का ग्राफ -π/2 से +π/2 कुछ ऐसे ही बनेगा, है ना। साइन का ग्राफ जो है -π/2 से अगर हम +π/2 की बात करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी? -1 से +1 के बीच में होगी। तो अगर मैं y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x के बारे में बात करूं तो इसमें जो इनपुट हो रहा है वो क्या हो रहा है? -1 से +1, और जो आउटपुट हो रहा है वो भी -1 से +1। मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या है? x = -1 से +1, और जो इसकी रेंज है वो भी हमारे पास क्या है? y = -1 से लेके +1। तो ये तो अपन ने इसका डोमेन और रेंज निकाला। चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए भाई, तो अपन ने साइन ऑफ साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज निकाल लिया। अब अपन इसके बाकी ग्राफ वगैरह के बारे में बात करें तो हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर हो गई। साइन ऑफ साइन इनवर्स x का जो डोमेन है, मतलब जो x ∈ है वो क्या है? -1 से +1 है, और जो y ∈ है वो भी -1 से +1 है। अच्छा, अपन कुछ वैल्यूज़ रख के देखें, है ना। अगर हम कहते हैं ये हमारे पास f(x) है, मान लीजिए मैंने f(1) की वैल्यू निकालने को बोला आपसे, फिर आप f(½ की वैल्यू निकालिए, फिर आप f -√3/2 की वैल्यू निकालिए, f(0) की वैल्यू निकालिए और f(-1) की वैल्यू निकालिए। ये वैल्यूज़ आप निकाली जरा क्या आती है। अब जैसे ही आपने 1 रखा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है भाई? π/2, और साइन π/2 की वैल्यू आ गई 1। तो f(1) की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1। सही है। हाफ निकाला अपन ने,
तो ये हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ हाफ। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू होती है π/6, तो साइन π/6 की वैल्यू फिर क्या हो गई हमारे पास 1/2। तो एफ ऑफ हाफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई हाफ। फिर आपने -√3/2 निकाला तो ये आ गया साइन इनवर्स -√3/2। अच्छा, साइन में अपन ने देखा था जब नेगेटिव होता है तो माइनस अपन बाहर ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास साइन ऑफ -π/3 आएगी, और माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन π/3, तो इसकी वैल्यू भी -√3/2 ही होगी। तो साइन ऑफ एफ ऑफ -√3/2 की वैल्यू क्या होगी -√3/2। एफ ऑफ 0 करें तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 इज़ 0 और साइन 0 इज़ 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आती है। साइन इनवर्स ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है π/2 माइनस का, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से अपन ने देखा कि अगर मैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 1 आ रही है, एफ ऑफ हाफ की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो हाफ आ रही है, एफ ऑफ -√3/2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो -√3/2 आ रही है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 0 आ रही है, और एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो -1 आ रही है। मतलब यहाँ पे y और x की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही हैं, y = x आ रहा है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए, आपने यहाँ तक नोट कर लिया। तो इन जो हमने वैल्यूज़ निकाली, इन वैल्यूज़ से अपन ने देखा कि ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी इसमें y = x आ रहा था, जो अपन x इनपुट कर रहे थे वही y की वैल्यू आ रही थी। मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x आ गई। साइन इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x आ गई। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा y = x वाला ग्राफ बनेगा, बट डोमेन क्या होगा -1 से लेके +1 होगा, और रेंज क्या होगा, रेंज भी इसका -1 से लेके +1 होगा। तो अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास y = x का ग्राफ जो है -1 से +1 के बीच में कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर मेरे पास y = साइन इनवर्स x के ग्राफ के बारे में बात करी जाएगी तो ये इसका ग्राफ बनेगा। तो नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। अब देखिए भाई, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी क्लियर हो गई। अगर हमारे पास है y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x अगर हमारे पास है तो इसकी वैल्यू x होती है, और x बिलोंग्स टू क्या होता है -1 से लेके +1, क्योंकि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से +1 होता है, और यही इसकी रेंज होती है -1 से +1। सिमिलरली अगर हम कॉस इनवर्स x के बारे में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू भी x आएगी, और कॉस इनवर्स x में जो x इनपुट होता है वो क्या होता है -1 से लेके +1, और y की वैल्यू भी क्या जाएगी -1 से लेके +1, क्योंकि y = x है। सिमिलरली अगर मैं tan इनवर्स x के बारे में बात करूँगा तो इसकी वैल्यू भी x होगी। अब tan इनवर्स x का डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है, तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, और y = x है तो इसमें y बिलोंग्स टू भी ऑल रियल नंबर होगा। सिमिलरली अगर मैं कॉट इनवर्स x के बारे में बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू भी x होगी, और कॉट इनवर्स x में डोमेन ऑल रियल नंबर होता है तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, y = x है तो y बिलोंग्स टू भी ऑल रियल नंबर होगा। सिमिलरली अगर मैं देखूँ सेक इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास x होगी, और सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी होता है, तो यही इसकी x की वैल्यू होगी, और यही इसकी जो है y की वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर मैं देखूँ कॉसेक इनवर्स x के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू भी x के इक्वल होगी। यहाँ भी x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी होगा, और सेम यही वैल्यू हमारे पास -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी जो है वो y की होगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज़ x, कॉस इनवर्स x इज़ x, tan इनवर्स x की वैल्यू x, कॉट इनवर्स x की वैल्यू x, सेक इनवर्स x की वैल्यू x, और कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू x। और इनका जो डोमेन है साइन और कॉस वाले का वो -1 से +1 है, tan और कॉट वाले का डोमेन रेंज दोनों ऑल रियल नंबर हैं, और सेक और कॉसेक वाले का जो डोमेन है और डोमेन रेंज है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है। अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं तो सभी के ग्राफ y = x वाले ग्राफ होंगे, लेकिन ये वाला ग्राफ अपन ने देखा था -1 से +1 में बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों ग्राफ के बारे में देखूंगा तो ये ऑल रियल नंबर में बनेंगे, ऑल रियल नंबर में बनेंगे, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। सिमिलरली अगर मैं इस 5th और 6th वाले का ग्राफ देखूंगा
तो ये दोनों जो हमारे पास ग्राफ बनेंगे वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी में बनेंगे। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूंगा तो इसका ग्राफ ऑल रियल नंबर में नहीं होगा, इसमें 1 और ये -1, तो ये बीच का ग्राफ नहीं होगा। 1 से लेके इन्फिनिटी में ग्राफ होगा और माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 में ग्राफ होगा। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस 5 and 6, दिस इज़ द थर्ड एंड फोर्थ, और फर्स्ट और सेकंड का जो अपन ने बनाया था -1 से +1 के बीच में, वो वाला ग्राफ होगा। तो दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 1। अब देखो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 1 का अपन को डायरेक्ट यूज़ करना है कि जब साइन ऑफ साइन इनवर्स x होगा तो x होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x होगा तो x होगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स x की वैल्यू x, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x की वैल्यू x, सेक ऑफ सेक इनवर्स x की वैल्यू x और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू x। इसका डोमेन और रेंज याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि डोमेन और रेंज वही होगा जो अंदर जो आर्ग्यूमेंट है साइन को इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उसका डोमेन है। तो साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से +1, तो यही डोमेन यही रेंज। कॉस इनवर्स x का डोमेन -1 से +1, यही डोमेन यही रेंज। टेन इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर, यही डोमेन यही रेंज। कॉट इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर, यही डोमेन यही रेंज। सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x का डोमेन -∞ से -1 से इन्फिनिटी, तो ये इनका डोमेन है, ये इनका रेंज है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इसको नोट कर लीजिए। अब अपन आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। चलिए भाई, अब अपन आ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 से आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 ही ऐसी है जिसको थोड़ी सी मेमोराइज रखनी पड़ती है तो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी नंबर 2 ही नहीं गिवन है। जो बच्चे ओनली फॉर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी के ना होने के कारण जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही फर्जी तरीके से सॉल्व करवा दिया जाता है, क्योंकि उसमें इस प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेशन वो होता ही नहीं है। और एक आध क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की मिसलेनियस में ऐसा है कि वो खुद ही एनसीईआरटी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये कैसा है। और अगर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रूफ कर देते तो बहुत ईजीली हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, मैं जो है आपको करा रहा हूँ ये पूरा IIT लेवल का है। IIT मेंस प्लस एडवांस प्लस CBSE तीनों लेवल हैं इसमें, ये तो आपको करना ही है। इसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी आपको कराऊंगा, बंसल की शीट के सॉल्यूशन भी मैं पूरा आपको कराऊंगा, तो इसलिए अब कंप्लीट ITF आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ है। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाए, मान लीजिए हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन x हो जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर y = साइन इनवर्स ऑफ साइन x है तो इसके डोमेन और रेंज के बारे में अपन बात कर लें, क्योंकि वो सबसे आसान बात है। अगर मैं डोमेन रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ तो बेसिकली x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास सबसे पहले जो x होगा वो x किस में इनपुट हो रहा होगा, x साइन फंक्शन में इनपुट हो रहा होगा और आउटपुट हमारे पास साइन x आ रहा होगा। और ये जो साइन x आएगा ये इनपुट होगा साइन इनवर्स वाले फंक्शन में, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो y आ जाएगा जिसकी वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन x है। अब हमें पता है जो साइन फंक्शन है उसमें इनपुट तो ऑल रियल नंबर होता है -∞ से +∞, बट आउटपुट जो है वो केवल -1 से +1 आता है। अब अच्छी बात यह है कि जो आउटपुट -1 से +1 आया है पूरा का पूरा आउटपुट साइन इनवर्स x का डोमेन है, तो ये पूरा का पूरा -1 से +1 ले लेगा और आउटपुट जो है वो -π/2 से लेके +π/2 देगा। तो अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन देखूं तो हमारे पास x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, और अगर मैं रेंज देखूं तो y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 होगी। तो अगर मैं इसका डोमेन के बारे में बात करूं तो डोमेन इसका x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, और अगर मैं इसके रेंज के बारे में बात करता हूं तो -π/2 से π/2 बहुत क्लोज होगा। तो ये हमने इस फंक्शन का डोमेन और रेंज देखा। चलिए भाई पहले इतना नोट कर लीजिए बड़े इज्जत से। चलिए भाई आओ अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपन सबसे पहले इसको समझते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन π/5। इसकी वैल्यू आप निकालिए क्या होगी। क्वेश्चन ये था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन π/5 की वैल्यू आप निकालिए क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो π/5 है, अब देखो साइन इनवर्स के बारे में अगर हमें बेसिक सी चीज़ें हम बात करें साइन इनवर्स के बारे में, तो साइन इनवर्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि साइन इनवर्स की वैल्यू जो आउटपुट हमारे पास आएगा साइन इनवर्स का, x की वैल्यू तो -1 से +1 होगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो केवल -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। और -π/2 से 0 के बीच में कब होगी, जब हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव होगी।
और 0 से π/2 के बीच में कब होगी, जब हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इतनी चीज़ तो अपन को बहुत अच्छे से क्लियर है। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, तो आउटपुट हमेशा 0 से π/2 के बीच में आता है। और जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है, -1 से 0 के बीच में होती है, तो जो आउटपुट होता है वो -π/2 से 0 के बीच में आता है। मतलब अब मैं ये चीज़ क्लियर है कि साइन इनवर्स x का जो भी आउटपुट आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा। और अगर हमारे पास जो इनपुट इसका जो है साइन इनवर्स का x की वैल्यू पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में आंसर आना चाहिए। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए। तो अब अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन π/5, या हमारे पास ऐसा लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, या हमारे पास ऐसा लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन x, या हमारे पास ऐसा लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, या हमारे पास ऐसा लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 12। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके हम एक चीज़ तो पता कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये अपन बहुत ईजीली बता सकते हैं। भाई कैसे बता सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि इसके अंदर ये जो इनपुट हो रहा है साइन π/5, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर साइन π/5 पॉजिटिव होगा तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और साइन π/5 नेगेटिव होगा तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, -π/2 से 0 के बीच में। तो हमें ये देखना है कि इसमें इनपुट क्या हो रहा है, साइन 1। अब हमें जो फाइट मारनी है वो ये मारनी है कि साइन 1 की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 रेडियन है, ये 5 रेडियन है, ये 12 रेडियन है। अगर साइन 1 रेडियन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो आंसर आएगा वो 0 से π/2 के बीच में आएगा। और अगर साइन 1 रेडियन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो आंसर आएगा वो -π/2 से 0 के बीच में आएगा। सिमिलरली अगर हम साइन 5 की फाइट मार लें कि ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है कि नेगेटिव आने वाली है, तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो आउटपुट आएगा वो 0 से π/2 के बीच में आएगा। और अगर साइन 5 की वैल्यू नेगेटिव होती तो आउटपुट -π/2 से 0 के बीच में आएगा। तो एक चीज़ तो हमारे पास क्लियर है कि जब मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x के बारे में बात करूँगा, और इसमें साइन x की वैल्यू नहीं भाई, इसमें इनपुट जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन x में जब साइन x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 से π/2 के बीच में आएगा। और जब साइन x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारा जो आंसर होगा वो -π/2 से 0 के बीच में आएगा। इतनी चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। यहाँ से क्या हो गई क्लियर, एक बार और अपन लिख लेते हैं। भाई हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब आपके पास y = साइन इनवर्स ऑफ साइन x के बारे में बात कर रहे हैं, अब x की वैल्यू क्या हो रही है हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये मतलब है कि जब साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो साइन इनवर्स ऑफ साइन x की फाइनल वैल्यू आएगी वो 0 से π/2 के बीच में आएगी। और जब हमारे पास जो साइन x है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में आएगी। इतनी सी चीज़ तो हमें इतनी क्लियर हो चुकी, इतना हमने जो पढ़ा इससे। चलिए तो पहले अपन यहाँ तक नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखें अगला कंसेप्ट। ठीक है, अभी अपन मेन इस प्रॉपर्टी पे आई नहीं, मैं बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन करा रहा हूँ आपको, है ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो भाई साहब अगर ये थीटा एंगल है, मतलब ये एग्जैक्ट एंगल, ये वाला एंगल साइन π - थीटा है ना, ये हमारे पास जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, π - थीटा। तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई साहब ये जो वैल्यू हमारे पास दे रहा है, यहाँ पे हमने साइन x की वैल्यू जो निकाली, मान लीजिए साइन x की वैल्यू आई लैम्डा, तो ये वैल्यू, और ये अगर भाई साइन की वैल्यू यहाँ पे कैसी हो रही है, पॉजिटिव, और साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू, और यहाँ पे अगर मैं थीटा एंगल ले लूँगा तो जो साइन की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू वो एग्जैक्टली इक्वल रहेगी। सही बात है, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास एग्जैक्टली साइन थीटा आएगा। भाई हम यहाँ पे निकालेंगे साइन ऑफ π - थीटा, ये वाला एंगल हमारे पास कितना होगा, π - थीटा। उसकी वैल्यू भी हमारे पास साइन थीटा के इक्वल होगी, और साइन थीटा की वैल्यू अपन मान लेते हैं लैम्डा है। और यहाँ पे अपन निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा है। तो एक बात तो हमारे पास ये क्लियर हुई कि भाई साहब अगर हमारे पास एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये वाला एंगल अगर π - थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा।
तो इस वाली लाइन पे कोई भी एंगल रहे, इस वाली लाइन पे साइन की जो वैल्यू आ रही है, इस वाली लाइन पे भी साइन की वही वैल्यू आएगी। ये वाला एंगल थीटा होगा और ये वाला एंगल थीटा होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में आप ये पढ़ चुके हों, लेकिन चूँकि वो आपने 11th में पढ़ा, ये 12th में पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक एंगल थीटा है और यहाँ साइन की वैल्यू है, तो एग्जैक्टली ये एंगल यहाँ पे जो है साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी। अगर साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है तो साइन एक्स की वैल्यू और नेगेटिव कहाँ कहाँ हो सकती है? तो अपन को पता है यहाँ पे थर्ड में और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ भी थीटा एंगल बना दूंगा तो यहाँ भी साइन एक्स नेगेटिव ही होता है। तो चूँकि ये भी थीटा एंगल है और ये भी थीटा एंगल है, तो यहाँ पे साइन एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ भी साइन एक्स की वही वैल्यू होगी। मतलब अगर मैं कोई भी एंगल, दुनिया का एंगल ले लूँ जो यहाँ को इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है और ये एंगल थीटा बना रहा है, और यहाँ पे लाई कर रहा है और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इन दोनों लाइंस पे जो भी एंगल होंगे उन सब का साइन सेम होगा। ये यहाँ पे जो साइन एक्स की वैल्यू होगी और यहाँ पे जो साइन एक्स की वैल्यू होगी बिल्कुल सेम होगी। अगर आप ऐसा देखना चाहें तो ये क्या है? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या है? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो दोनों बराबर होते हैं ना, तो अपन वैसे भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ अपनी क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने की 2-3 मेथड है। मैं अभी आपको बिल्कुल प्योर बेसिक मेथड से ले जा रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन उसको ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे। और मैं हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि ग्राफ याद रखो, क्योंकि ग्राफ याद रखने ज़्यादा आसान होते हैं। लेकिन तो पहले अपन इस मेथड से करते हैं। भाई हमारे पास साइन ऑफ साइन π/5 के बारे में बात करी गई थी, तो हमने कहा भाई π/5 तो 36 डिग्री होता है। 36 डिग्री होता है मतलब हमारे पास ये तो यहीं विराजमान है, और यहीं विराजमान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई अगर 0 से π/2 के बीच में विराजमान है तो इसकी वैल्यू तो वही हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधा हमारे पास π/5 आ जाएगी, क्योंकि आंसर तो हमें -π/2 से +π/2 में देना है ना। तो इसकी वैल्यू सीधा x आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास? π/5। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन π/5 की जगह आपको कह देते साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। अब आप क्या कहते हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5, 1 मिनट, पाई 4π/5 देते हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π/5। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो इसमें हम ये कहते हैं भाई 4π/5 कहाँ लाई करेगा? तो 4π/5 तो पाई माइनस π/5 होता है, तो 4π/5 तो यहाँ लाई करेगा। ये एंगल हमारे पास अगर π/5 होगा तो ये पूरा एंगल हमारे पास 4π/5 होगा। तो अगर मैं इसको सीधा 4π/5 लिख दिया अपन ने, भाई इसकी वैल्यू 4π/5, तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। सही बात है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में इनपुट तो ऑल रियल नंबर हो सकता है, 4π/5 इनपुट हो गया। अब आपने इसको सीधा आंसर ही 4π/5 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, और 4π/5 -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है, वो तो यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे? हम एक ऐसे एंगल की वैल्यू रखेंगे जिस पे वैल्यू सेम हो। तो हमने क्या किया? हमने देखा भैया ये एंगल π/5 है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ भी साइन पॉजिटिव होता है, तो जो वैल्यू π/5 पे यहाँ है वही वैल्यू π/5 पे यहाँ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है साइन 4π/5 है, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास साइन π/5 है, और साइन 4π/5 की वैल्यू साइन π/5 के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन π/5 के इक्वल होगी, तो इसकी वैल्यू π/5 होगी, ना कि 4π/5 होगी। और π/5 जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है, तो आंसर इसका π/5 आएगा। तो नोट कर लीजिए। अब देखो भाई, है ना, दूसरा देखते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा है, हमसे बोला गया है भैया साइन इनवर्स ऑफ साइन, है ना। एक दूसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं। हमसे बोला गया है साइन इनवर्स ऑफ साइन 17π/5 इस 17π/6, इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो, जैसे ही आपके पास आया साइन इनवर्स ऑफ साइन 17π/6 और आपसे बोला गया इसकी वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे? भाई मैं इसकी वैल्यू अगर मान लो डायरेक्ट 17π/6 रख दूँ, तो क्या 17π/6 की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 के बीच में है? नहीं है, तो 17π/6 तो गलत हो जाएगी।
तो हम इसको फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसा एंगल निकालने की कोशिश करेंगे जिसकी वैल्यू जो है sin 17π/6 की वैल्यू और उस एंगल पे साइन की वैल्यू बराबर हो। तो 17π/6 बेसिकली क्या है, देखो अब इसको अपन यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है 17π/6 बेसिकली 3π - π/6 है, और साइन ऑफ 3π माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती है, तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 होगा, तो इसकी वैल्यू π/6 होगी, और π/6 की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। तो ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन चूंकि अपन थोड़ा सा मैथमेटिकली ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोई काम का तो है नहीं, है ना, हमें जो कंसेप्ट समझना है तो उसको समझने के लिए अपन इस लाइन मेथड समझने की कोशिश करें। ये जो चीज़ लिखी है ये 17π/6 है, 17π/6 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 3π आ रहा होगा, तो ये अपन π/6 अब यहाँ पे लेंगे, तो ये हमारे पास sin 3π - π/6 से 17π/6 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू साइन की होगी वो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव और कहाँ होती, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी π/6 का एंगल बना दूँ तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू sin π/6 होगी, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब sin 17π/6 की वैल्यू जो है वो sin π/6 के इक्वल होगी। तो सीधा मैं sin 17π/6 को sin π/6 लिख सकता हूँ, तो आंसर हमारे पास π/6 आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अब देखिए, अगर थोड़ा सा और मैं इसको ऐसा कहूँ, मैं कहूँ भैया हमारे पास अगर मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 है, अब 2 रेडियन में है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब 2 रेडियन इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? तो 1 रेडियन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 57 डिग्री होती है, तो 2 रेडियन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 112 डिग्री आ जाएगी, है ना। 112 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर मैं देखूं कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा, तो ये वाला पूरा हमारे पास एंगल क्या होगा? 2। तो ये जो रिमेनिंग एंगल थीटा हमारे पास होगा, ये हमारे पास क्या होगा? π-2। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास साइन की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। साइन 2 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव और कहाँ होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने एंगल बनाया, और अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बनाना है, तो ये एंगल π-2 है, तो ये जो है साइन π-2। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, इन दोनों की वैल्यू बराबर होंगी, तो हमारे पास अब ये आ गया, तो हमने इसे लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन π-2। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा? π-2। आंसर हमारे पास जो है -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए था। अगर हम डायरेक्ट 2 लिख देते तो ये तो -π/2 से +π/2 के बीच में आता नहीं, तो हमने उसमें दिमाग लगाया कि इसका वैल्यू फिर अपन क्या लिख सकते हैं। तो मैंने देखा कि भाई साहब 2 जो है वो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। 2 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, मतलब हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कितना एंगल बनाना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल बनाना पड़ता है यहाँ, ये एंगल π-2, तो π-2 बनाना पड़ेगा। तो साइन 2 की वैल्यू साइन π-2 के इक्वल लिख सकते हैं, तो अपन ने साइन 2 की जगह साइन π-2 लिख दिया, तो आंसर हमारे पास π-2 आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है, बोला गया है साइन इनवर्स ऑफ साइन 12। अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? तो भैया अपन इसको देखें, ये तो था 0, ये था पाई, ये था 2π, ये था 3π, और ये था हमारे पास 4π। तो 4π की जो वैल्यू होती है, 4π की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 4 × 3.14, मतलब 12 पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा? 5-6 के आसपास, मतलब 12 से बड़ा है। 12 से बड़ा है तो हमारे पास 12 जो है वो तो यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है। तो देखें ज़रा एक बार और अपन, तो हमारे पास जो है ये वैल्यू एग्जैक्ट किसके इक्वल होगी? 4π की अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4π है ना, 4 × 3.14, तो ये हमारे पास 12.56 के इक्वल होगी। अच्छा, ये डिफरेंस कितना होता है? π/2 मतलब 1.57 का डिफरेंस होता है, और ये हमारे पास कितने नीचे गए? ओनली 0.56, ओनली 0.56 गए, मतलब यहीं ये एंगल होगा, और यहीं ये एंगल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? हमारे पास साइन ऑफ 12 की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसको कहूँ तो ये वैल्यू, ये लाइन पे जो वैल्यूज़ होंगी वो साइन 12 की वैल्यू शो करेगा। अच्छा, अब साइन 12 की वैल्यू शो करेगा तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी? भाई ये जो साइन 12 है, साइन 12, इस साइन 12 की वैल्यू कितनी हो रही है? ये 4π माइनस समथिंग हो रही ना। अगर ये वाला एंगल थीटा है ना,
ये वाला एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल हमारे पास 4 पाई माइनस थीटा होगा, और 4 पाई माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास 12 है। 4 पाई माइनस थीटा की वैल्यू अगर 12 है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 4 पाई माइनस 12, तो ये वैल्यू हमारे पास 4 पाई माइनस 12 होगी। अब हम देखें तो हमारे पास साइन 12 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो वैल्यू ही साइन ऑफ माइनस थीटा की इक्वल होगी। साइन ऑफ माइनस थीटा की इक्वल होगी मतलब यही वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 माइनस 4 पाई की इक्वल होगी, तो इसकी वैल्यू 12 माइनस 4 पाई होगी। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा 12 माइनस 4 पाई आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। देखो इसको एक बार और समझिए, हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 है। अब हमने 12 देखा तो 12 हमने देखा तो इसकी वैल्यू 4 पाई से 3 पाई के बीच में लाई कर रही है। हमने पहले यहाँ पे चेक किया इस वाले क्वाड्रेंट में, तो हमने कहा भाई देखो यहाँ तो 4 पाई है और यहाँ पे 4 पाई माइनस पाई बाई 2 है, मतलब 4 पाई माइनस 1.57 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 4 पाई से 1.57 कम किया, और ये हमारे पास 12.56 ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने पास थोड़ा ही सा गए यहाँ से, है ना, थोड़ी सा कम किया अपन ने, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा हमारे पास 4 पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये 4 पाई माइनस समथिंग चल रहा है। 4 पाई माइनस थीटा की वैल्यू 12 दी है, तो थीटा की वैल्यू 4 पाई माइनस 12 होगी। अब ये जो एंगल वैल्यू हो देगा वो क्या देगा, साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू देगा, मतलब साइन ऑफ 12 की जो वैल्यू होगी वो साइन ऑफ माइनस थीटा के इक्वल होगी। तो यहाँ हमारे पास हमने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है 4 पाई माइनस 12, तो आंसर हमारे पास 12 माइनस 4 पाई आ जाएगा। तो एक इस तरीके से भी अपन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए यहाँ तक। देखो भाई साहब, एक तो ये वाली मेथड है, और सच्चाई ये है कि इस वाली मेथड का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 12, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 ये बहुत ज़्यादा मतलब विकराल तरीके से निकालना यूज़ नहीं होगा, लिमिटेड होगा। क्वेश्चंस दूंगा मैं, उसका अपन को प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा जो यूज़ होगा वो होगा इसके ग्राफ का, क्योंकि इसके ग्राफ का यूज़ करके अपन दूसरी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करेंगे, और जो ग्राफ के यूज़ करने का तरीका होगा वो हम थोड़ा सा दिमाग में याद रखेंगे, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो इसके अब अपन इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली इसके ग्राफ पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। भाई साहब हमारे पास कंडीशन ये है कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू तो ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन y की वैल्यू केवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आनी चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसका ग्राफ बनाने का, अपन केस ले लेते हैं। अपन पहला केस ले लेते हैं भाई साहब, केस नंबर 1 ले लेते हैं जब x की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 रहे। फिर अपन ले लेंगे केस नंबर 2 ले लेंगे जब x की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 रहे। फिर अपन ले लेंगे केस नंबर 3 ले लेंगे जब x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 रहे। फिर अपन ले लेंगे केस नंबर 4 जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 रहे। ऐसे बहुत सारे केस अपन ले लेंगे, इससे अपन को क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो अपन इन 4 केस से ही समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा होगा। एक आध नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, केस नंबर 5 जब x की वैल्यू जो है वो माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 2 के बीच में रहे। हमें करना कुछ नहीं, हम जो केस ले रहे हैं ना उसमें हमें कुछ वैल्यूज़ रखना है और आंसर निकालना है। जैसे मान लीजिए हमने पहला केस हमने लिया जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में थी। हमारे पास जो y था, y की वैल्यू हमारे पास थी साइन इनवर्स ऑफ साइन x। हमने कुछ वैल्यूज़ ली, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू पाई बाई 6 ली, तो y की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 6 होगी। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हमारे पास हाफ होगी, और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू पाई बाई 6 होगी। तो x की वैल्यू भी पाई बाई 6 है और y की वैल्यू भी पाई बाई 6 है, तो हमें दिख रहा है इस कंडीशन में y इक्वल टू x है। तो इस पहली वाली कंडीशन में हमारे पास जो y है, इस y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी। ये पहला वाला केस हो गया। फिर अपन ने दूसरा वाला केस लिया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। फिर अपन ने दूसरा वाला केस लिया जब हम x की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में रखते हैं। अब पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में आप कोई भी एक वैल्यू ले लो। तो हमने देखा भैया देखो पाई बाई 2 तो रहता है यहाँ पे, और 3 पाई बाई 2 रहता है यहाँ पे, बीच में रहता है पाई। कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लीजिए मैंने पाई माइनस पाई बाई 6 रख दिया। अगर मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 6 यहीं लाई करेगा ना, तो मैंने x की वैल्यू रख दी मान लीजिए पाई माइनस पाई बाई 6।
तो y की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू हाफ और साइन इनवर्स हाफ इज़ पाई बाई सिक्स। तो इस केस में अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी पाई, तो y की वैल्यू पाई माइनस एक्स हो जाएगी। तो जो सेकंड वाला केस हमारे पास होगा उस कंडीशन में जो y की वैल्यू है वो पाई माइनस एक्स हो जाएगी। फिर अपन थर्ड वाला केस ले लो, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 ले लो। अगर मैं देखता हूँ भैया ये हमारे पास है 3 पाई बाई 2 और ये हमारे पास है 5 पाई बाई 2, बीच में होगा 2 पाई, कोई भी एक ले लो, या तो 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। मान लीजिए मैंने 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ले लिया, x की वैल्यू मैंने 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिया, तो ये हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इज़ हाफ और साइन इनवर्स हाफ इज़ पाई बाई 6। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँ तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 पाई आएगी। तो उस कंडीशन में जो y है इसकी वैल्यू x माइनस 2 पाई आएगी। तो यहाँ पर इस वाले केस में y की वैल्यू हमारे पास x माइनस 2 पाई आ रही है। फिर अपन आगे बढ़े, अपन ने देखा भैया हमारे पास केस है 5 पाई बाई 2 से लेके 7 पाई बाई 2। अब 5 पाई बाई 2 हमारे पास कहाँ होगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2 और ये आ जाएगा 3 पाई और ये आ जाएगा 7 पाई बाई 2। तो इस केस में अपन कुछ भी एक ले लो, मैंने 3 पाई माइनस थीटा ले लिया। तो मान लीजिए मैंने 3 पाई माइनस पाई बाई 6 लिया, तो ये हमारे पास क्या जाएगा भाई, 3 पाई एक्स अलग से इसके लॉन्ग है तो नो चेंज, तो साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव तो साइन थीटा ही रहेगा। तो साइन ऑफ 3 पाई, मैंने एक्स की वैल्यू ले ली 3 पाई माइनस पाई बाई 6, वैल्यू मैंने पुट करी तो साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इज़ हाफ और साइन इनवर्स हाफ इज़ पाई बाई 6। तो हमारे पास ये केस आ गया। अब यहाँ पे अपन ने देखा तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 3 पाई, तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 3 पाई माइनस एक्स, तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 3 पाई माइनस एक्स। चलो इतनी में हमारे पास जो है दुकानदारी जम जाएगी अपनी। अब देखा अपन ने, देखो भाई केस बनाया अपन ने, है ना। केस ऐसा है कि जब हमारे पास x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 थी, जब हमारे पास x की वैल्यू जो थी वो क्या थी, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 थी, तो बीच में आ रहा था 0। जब बीच में हमारे पास 0 आ रहा था तो बेसिकली इसको मैं x माइनस 0 लिख दूँ, तो हमारे पास y इक्वल टू था x माइनस 0। फिर अगला केस अपन ने देखा जब x की वैल्यू अपन पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 ले रहे थे, बीच में था पाई, तो y की वैल्यू हमारे पास पाई माइनस एक्स आ रही थी। फिर अपन आगे बढ़े, अपन ने कहा भैया अगर हम x की वैल्यू जो है वो 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 लेते हैं, बीच में है 2 पाई, तो y की वैल्यू हमारे पास x माइनस 2 पाई आ रही थी। फिर अपन आगे बढ़े, अपन ने कहा अगर हम वैल्यू लेते हैं अब 5 पाई बाई 2 से लेके 7 पाई बाई 2, बीच में हमारे पास है 3 पाई, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 पाई माइनस एक्स आ रही थी। तो देखो एक बहुत अच्छी चीज़ हमें समझ में आई कि जब जो हम इंटरवल ले रहे हैं उसमें अगर 0 आएगा, 2 पाई आएगा, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, तो x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, x माइनस 0, x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई, x माइनस 6 पाई, x माइनस 8 पाई, ऐसा होगा। और अगर हमारे पास जो इंटरवल है उसमें हमारा बीच में पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो हमारे पास पाई माइनस एक्स होगा, 3 पाई माइनस एक्स होगा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर हमारे पास जो है इंटरवल में 0 आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, मतलब बीच में इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, शायद मैंने पहली बार गलत बोल दिया था। अगर हमारे पास बीच में इवन मल्टीपल ऑफ पाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसा आ रहा है, तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो x माइनस 0, x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई, x माइनस 6 पाई, मतलब x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। लेकिन जब हमारे पास बीच में ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तो y की वैल्यू पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स आ रहा है। मतलब x जो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, इसकी वैल्यू या तो x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, या फिर इसकी वैल्यू जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स आता है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को अगर 2n माइनस 1 लिख दो या 2n प्लस 1 लिख दो, तो या तो हमारे पास x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है और या हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स आता है। अब डिपेंड करता है, बीच में अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पड़ा है तो x माइनस समथिंग आएगा, और अगर बीच में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पड़ा है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स आएगा। तो ये अपन ने इतना कुछ समझने की कोशिश करी, यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलो भाई, तो अपन ने ये देखा कि भाई साहब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू या तो x माइनस 2n पाई आएगी या 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स आएगी। मतलब या तो x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगी या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स आएगी। तो इससे अपन जो है ये फंक्शन है इसको एडजस्ट से लिख सकते हैं।
हमने कहा भैया चलो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बारे में ज्ञान बांटो। ओके, हमने कहा भाई केस बनाओ, x की वैल्यू ले लो -π/2 से लेके +π/2, फिर x की वैल्यू ले लो π/2 से लेके 3π/2, फिर x की वैल्यू ले लो 3π/2 से लेके 5π/2, फिर x की वैल्यू ले लो 5π/2 से लेके 7π/2, फिर यहाँ पे x की वैल्यू ले लो -3π/2 से लेके -π/2, फिर x की वैल्यू ले लो -5π/2 से लेके -3π/2। ऐसे इनफाइनाइट केस होंगे। अब पहला वाला केस अपन ने देखा कि भाई -π/2 से +π/2 में तो बीच में 0 आ रहा था, है ना भाई, -1 और +1, π/2 भूल जाओ, -1 +1 के बीच में 0 आता है, 0 इवन नंबर है तो x -0, π/2 3π/2, तो ये 1 और ये 3, इसके बीच में क्या आएगा 2, तो 2π/2 होगा पाई मतलब ऑड मल्टीपल मतलब पाई -x, तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा पाई -x। अब ये 3π/2 5π/2 बीच में आएगा 4π/2 मतलब 2π मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो क्या जाएगा x -2π। 5π/2 7π/2 बीच में आएगा 6π/2, 6π/2 मतलब ऑड मल्टीपल मतलब 3π -x। फिर आ जाओ -3π/2 -π/2, इसके बीच में -2π/2 मतलब -π मतलब ऑड मल्टीपल, तो क्या होता है ऑड मल्टीपल -x। -5π/2 -3π/2 बीच में आएगा -4π/2 मतलब -2π, तो इवन मल्टीपल, तो x माइनस ऑफ -2π, तो क्या हो जाएगा x + 2π। ये चीज़ समझ में आई भाई? सीधी सी बात है, हमने ये देखा था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -x आती है। तो हमने देखा -π/2 +π/2 बीच में क्या होगा -1 +1 के बीच में 0, तो 0 क्या है इवन, तो x माइनस इवन। फिर π/2 3π/2 के बीच में क्या जाएगा 1 और 3 के बीच में 2π/2 मतलब पाई मतलब 1 × पाई ऑड, तो पाई -x। 3/2 5/2 बीच में आएगा 4/2 मतलब 2 मतलब इवन, तो x - 2π इवन। 5 और 6 7 के बीच में 6 आएगा, तो 6/2 मतलब 3 मतलब ऑड, तो ऑड मतलब 3π -x। जब भी ऑड आएगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -x, जब इवन आएगा तो x - इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऐसे अपन जो है इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो ये अपन ने निकाल लिया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ ही मैं कहता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। चलिए अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो देखो एक चीज़ तो डोमेन रेंज से क्लियर हो जाती है कि इसका ग्राफ जो है वो उसकी डायमेंशन क्या हो सकती है। x तो ऑल रियल नंबर है तो पूरी x एक्सेस यूज़ होगी, और y जो है वो -1 से +1 के बीच, -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने ये तो ले लिया +π/2 और ये अपन ने ले लिया -π/2। तो ये अपने पास आ गया +π/2, ये आ गया 0, और ये जो है ये अपने पास आ गया -π/2। x एक्सिस पे भी ले लेते हैं, तो ये अपने पास आ गई π/2, ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2, ये आ गया 2π, ये आ गया हमारे पास 5π/2। यहाँ पे आ जाए अपन तो ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2, ये हो जाएगा -2π, और ये हो जाएगा -5π/2। देखो इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है भाई। डोमेन क्या हो इसका, ऑल रियल नंबर, रेंज है -π/2 से +π/2। तो जब x की वैल्यू भी -π/2 से +π/2 होगी तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, और जैसे साइन का ग्राफ की वेव बनती है ना, वैसे यहाँ लीनियर वेव आपको ऐसी बना देनी है। लो भाई ये इसका ग्राफ हो गया भाई। ये ऐसा था, साइन भी ऐसे होता है ना, बस साइन में ये जो होता है लाइन नहीं होता, इसमें लाइन होगा चिक 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 चिक। तो ये बनाना ज़्यादा आसान है। अब इसके बाद जो है अपन को शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन आती है भाई। ये जो लाइन है 0 से जाती है, ये तो y = x है ना, अपन को पता है ना, इतना कंसेप्ट तो पता है कि भाई ये 0 से जाने वाली ऐसी इस तरफ वाली लाइन y = x होती है, और अगर ऐसी कोई लाइन जाएगी तो ये y = -x होती है। दूसरी चीज़, अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूँ, पहले ओरिजिन था 0 पे, अब मैं अगर 0 की जगह मैं शिफ्ट कर दूँ h, 0 पे, तो हमारे पास y = x - h हो जाएगा। सही है।
तो अब यहाँ पे देखें ये तो y इक्वल टू एक्स था। अच्छा ये वाली जो लाइन होती ये वाली ये y इक्वल टू माइनस एक्स होती, लेकिन अब इस y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया पाई पे। तो क्या कहा मैंने, y इक्वल टू एक्स वाली हमारे माइनस एक्स वाली लाइन है, इसका ऑरिजिन मैंने पाई पे शिफ्ट कर दिया, तो जहाँ x था वहाँ मैं क्या कर दूँगा x माइनस पाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस पाई। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस एक्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो भाई ये x माइनस ज़ीरो है, ये 0 माइनस एक्स है, तो x माइनस ज़ीरो था जब ऑरिजिन 0 था, अब यहाँ से उठ के यहाँ चला गया 2 पाई पे, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। और इसका पैरेलल एक और यहाँ है, ये चला गया माइनस 2 पाई पे, तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 पाई। अब ये y इक्वल टू माइनस एक्स था, माइनस एक्स मतलब 0 माइनस एक्स, ऑरिजिन उठा के चला गया पाई पे, तो क्या आ गया पाई माइनस एक्स। फिर ऑरिजिन आगे जाके चला जाएगा किस पे 3 पाई पे, तो क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस एक्स। ऑरिजिन यहाँ चला गया माइनस पाई पे, तो y की वैल्यू क्या होगी माइनस पाई माइनस एक्स। तो हमारे पास क्लियर ये है कि जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो y इक्वल टू एक्स होगा, जब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 है तो पाई माइनस एक्स होगा, और जब माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 है तो माइनस पाई माइनस एक्स होगा। अब इसमें याद कितना रखना पड़ता है, तो मैं ये एडवाइस देता हूँ, मेरा ये अनुभव है कि अगर मैं केवल ये 3 लाइन याद रखूँ, अगर आप मान लो इतना जो तामझाम याद ना रख पाऊँ, आप केवल ये 3 लाइनें ये याद रख लो तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में x, और इस तरफ पाई माइनस एक्स, और इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस पाई। भाई यहाँ पाई पे जाएगा तो पाई माइनस एक्स, माइनस पाई पे जाएगा तो माइनस पाई माइनस एक्स। बस इतना याद रख लो कि जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगी तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी x। जब x की वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होगी तो साइन इनवर्स साइन x क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स। और जब x की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई माइनस एक्स। अगर आप केवल ये 3 भी याद रख लेंगे तो इसकी हेल्प करके जो भी हमारे पास डेरिवेशन होते हैं वो सब आपसे बन जाएंगे। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहली मेथड जो अपन ने देखी थी साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 को निकालने की, उसमें भी अपन ने क्या देखा था 12 देखा था कहाँ लाई करता है, फिर अपन ने उसको जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में शिफ्ट करके देखा था। इसकी एक मेथड और हो सकती है बहुत ईजी। भाई हमारे पास जो है एक चीज़ हमें याद रखनी है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू या तो x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगी या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स आएगी। अब हम तो भाई कंफ्यूज रहते हैं, कैलकुलेशन हमें दिक्कत थी, तो हमने देखा भैया जो 12 है 12 इसकी वैल्यू 4 पाई से तो छोटी है और 3 पाई से बड़ी है। सही बात है। अच्छा दूसरी चीज़ एक तो पॉइंट ये याद रख लो, दूसरा ये याद रख लो कि भैया हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की आंसर फाइनल आंसर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में आना चाहिए। पाई बाई 2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.57 होती है। अब अगर हम मानते हैं कि भाई ये 4 पाई के वाले फंडे से आएगा तो इसका आंसर क्या होगा x माइनस 4 पाई, और x की वैल्यू 12 है तो इसकी वैल्यू 12 माइनस 4 पाई होनी चाहिए। अगर ये 3 पाई वाले फंडे से आएगा तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3 पाई माइनस एक्स, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, मतलब इसका आंसर 3 पाई माइनस 12 आएगा। तो इसका आंसर या तो 3 पाई माइनस 12 आएगा या 12 माइनस 4 पाई आएगा। दोनों की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए। तो हमने देखा भैया पाई की तो 3.14 होती है ना, तो 4 पाई की हमारे पास कितनी हो जाएगी 3.14 इंटू अगर मैं 4 करता हूँ तो 12.56 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू माइनस 0.56 हो जाएगी। और 3 पाई की अगर हम वैल्यू देखें तो 3 पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 9.42, तो ये हमारे पास 9.42 माइनस 12 हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि आंसर किसका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। तो देखो ये जो चीज़ है 10 होती तो 2 माइनस 2 आता, उससे भी कम है तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब माइनस 2 पॉइंट समथिंग की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में तो लाई करेगी नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। लेकिन माइनस 0.56 की वैल्यू ज़रूर यहाँ लाई करेगी, तो ये उसमें आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 पाई, तो इसका आंसर 12 माइनस 4 पाई जाएगा। इस मेथड से भी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तो बेसिकली यही वाली मेथड प्रेफर करता हूँ। तो दिस इज़ अवर मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मेथड देखते हैं अपन, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो भाई आपका तो दिमाग ख़राब हो गया, आपसे किसी ने बोल दिया भैया तुम तो ये बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन 71 इसके बारे में बताओ क्या होगा। तो 71 अपन तो 3 के हिसाब से आते हैं ना, अगर 3 के हिसाब से आते हैं तो अगर हमारे पास 72 को अपन 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 दूनी 6 3 है ना 24 आएगा। तो मैं यहाँ पे अगर 24 पाई देखूँ और यहाँ पे अपन देखो 23 पाई, भाई इसकी वैल्यू देखें 23 से 24 पाई के बीच में है क्या।
अगर मैं 23 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 देखता हूँ और मैं 24 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 देखता हूँ तो इसकी वैल्यू तो 72 से ज़्यादा आएगी, है ना। ये चीज़ क्लियर है भाई। इसकी वैल्यू 0.14 इंटू 24, तो 0.14 इंटू 24 अपन करेंगे तो हमारे पास जो भी है 72 से ज़्यादा आएगी। और ये वैल्यू 73 तो नहीं खिंचा है यार, इसको मल्टीप्लाइड करके देखें। अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड करके देखता हूँ तो 3.1 से करके देख लें ज़रा, है ना। तो 3 से अगर अपन करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 7200, फिर 1 से अपन करते हैं तो ये आएगा 2400 और 24 दूनी 48 दूनी 96, तो 6 9 और 4 13 हासिल आई 1, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 75.36 आ रही है। क्या बात कर रहा हूँ, 24 मल्टीप्लाइड बाय अगर अपन 3.14 करते हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 3.14 करते हैं तो इसके लिए 75 पॉइंट समथिंग आएगी। तो मतलब ये यहाँ 24 तो ना आएगा भाई। फिर अपन ऐसा करें, 24 तो चला गया, यहाँ तो ना आएगा। फिर अपन 23 पाई की वैल्यू निकालें ज़रा। अब अगर मैं 23 पाई की वैल्यू निकालता हूँ तो देखें ज़रा अपन, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 से मल्टीप्लाइड करें तो 60 और 9 69 00, फिर 1 से कर दें तो हो जाएगा 230, फिर 4 से कर दें तो 80 और 4 दिया 12 92, तो ये 9 9 और 3 12 1 9 और 1 10 और 3 13 73.22। अच्छी बात है, मतलब 23 पाई की जो वैल्यू है ये 73.22 है। तो ये 23 पाई के भी पहले आएगी। तो अपन अब 23 के बाद देखें 22 पाई, है ना। 22 से मल्टीप्लाइड करें ज़रा इसका। तो अगर अपन देखें भाई 22 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 66, फिर 00, ये हो जाएगा 22 0 और 20 चौको 80 और 4 दूनी 8 88, तो ये हो गया हमारे पास 8 10 6 और 2 8 और 1 9, है ना, 69। क्या बात कर रहा हूँ, 22 की मल्टीप्लाइड बाय 3 अरे वाह मिल गया आंसर अपन को। तो अगर मैं 22 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 कर रहा था, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो आंसर 69.8 बिल्कुल सही है। मतलब भाई साहब इसकी जो वैल्यू है वो 22 पाई से तो बड़ी है और 23 पाई से छोटी है। जो आंसर है वो क्या है, 22 पाई और 23 पाई के बीच में है। अब जब 22 होगा मतलब इवन मल्टीपल होगा, तो x माइनस इवन मल्टीपल आता है, तो 71 माइनस इवन मल्टीपल मतलब 22 पाई आएगा। और जब ऑड मल्टीपल आता है तो 23 पाई माइनस ऑफ 71 आएगा। अब इन दोनों में से आंसर चेक करो, किसका आंसर जो है वो -π/2 से π/2 मतलब 1-1.57 से +1.57 के बीच में होता है। तो अपन ने अभी वैल्यू निकाली थी 22 पाई की, हमारे पास आई थी 69.08। अच्छा, अगर 69 होता तो आंसर हमारे पास क्या था 2। अब 69.08 है, 8 नहीं है, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा -1.92 आएगा। अच्छा, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो। तो अगर मैं 23 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 किया था तो आंसर हमारे पास 72.22 आया था। -71 करेंगे तो ये 1.22 ये आ गया हमारे पास। ये वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आ रही है। तो आंसर इसकी वैल्यू 23 पाई माइनस 71 ऐसी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो साइन इन्वर्स में हमारे पास कोई वैल्यू होगी ना, अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए यहाँ तक। मतलब हमारे पास ये चेक करना है, जैसे मान लीजिए और सस्ता थोड़ा सा देख लें भाई, हमारे पास ऐसा दिया है साइन इन्वर्स ऑफ साइन 14 की वैल्यू निकालो। तो 14 अपन देखें तो 14 हमारे पास क्या होता है, 3 चौको 12 3 5 15। तो अगर मैं 5 पाई की वैल्यू देखूँ तो 5 पाई मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी हमारे पास 1500। फिर ये हमारे पास 5 से करेंगे तो आ जाएगा 50, फिर करेंगे 20, तो ये हमारे पास लगभग 15.7 के लगभग आ जाएगा। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 15.7 होगी। और अगर हम 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 और 14 14 56 12.56, तो ये वैल्यू 12.56 के बीच में होगी। तो हमारे पास 14 इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो जब इवन मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या जाएगा 14 माइनस 4 पाई, x माइनस क्या होता है 2n पाई, और ये आ जाएगा 5 पाई माइनस ऑफ 14। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें
तो अगर मैं 14 में से माइनस करता हूँ 12.56 और 15.7 में से माइनस करता हूँ 14, तो अगर मैंने ये माइनस किया तो ये वैल्यू हमारे पास 1.57 से तो बड़ी आ रही है, 1.57 से बड़ी आ रही कि छोटी आ रही। अगर मैं 14 में से माइनस करता हूँ 12.56 तो आंसर हमारे पास ही आ रहा है 1.44, और अगर मैं 15.7 में से माइनस कर रहा हूँ 14 तो आंसर हमारे पास 1.7। तो ये वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो 14 - 4π आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 2। ये अपन ने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स देख लिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ रहे थे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को मैंने आपसे 3 मेथड से करके बताया। अब अपन बढ़ते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के बारे में। अब हम देखें, अगर हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, इसका डोमेन देखें ज़रा। x बिलोंग्स टू जब ऑल रियल नंबर होगा तो कॉस एक्स होगा -1 से +1, और कॉस एक्स की वैल्यू -1 से +1 इनपुट होगी कॉस इनवर्स में, तो आउटपुट क्या जाएगा 0 से लेके पाए। मतलब यहाँ डोमेन जो अपन देखेंगे वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, और जो रेंज जो होगा वो 0 से लेके पाए होगा। ये चीज़ क्लियर है भाई। x ऑल रियल नंबर जब इनपुट होगा कॉस के अंदर तो आउटपुट आएगा -1 से +1। जब -1 से +1 इनपुट होगा कॉस इनवर्स के अंदर तो आउटपुट हमारे पास आएगा 0 से लेके पाए, बहुत क्लोज। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, रेंज हो गया 0 से पाए। मतलब हमें जो भी आंसर निकालना है वो 0 से पाई के बीच में निकालना है। अब इसको अपन पहली वाली मेथड से अगर करना चाहें तो जो मेथड नंबर 1 अपन ने देखी थी उसमें फंडा क्या था, वो अपन ने उसमें फंडा ये था कि भाई जो कॉस इनवर्स है, अब कॉस इनवर्स x की वैल्यू यहाँ आनी है, यहाँ आनी है, मतलब 0 से π/2 के बीच में आएगी जब हमारे पास जो इसमें इनपुट हो रहा है, ये जो कॉस इनवर्स मसाला इनपुट हो रहा है ये पॉजिटिव होगा, और π/2 से पाई के बीच में आएगी जब कॉस इनवर्स मसाला जो है वह जो मसाला इनपुट हो रहा है वो नेगेटिव होगा। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस हम ले लेते हैं 7π/6 है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ता, अपन सीधा वैल्यू निकालते हैं। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 है, 7π/6 है मतलब ये कॉस पाई प्लस π/6 है, पाई प्लस π/6 है मतलब ये हमारे पास जो है कॉस ऑफ माइनस कॉस π/6 है, माइनस कॉस π/6 है मतलब ये हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 है। तो ये हमारे पास पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 होगा, तो इसकी वैल्यू पाई माइनस π/6 आएगी, मतलब 5π/6 आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास NCERT टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो तो ऐसे हो जाते हैं कि अपन डायरेक्ट वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं। अब कई बार अगर ऐसा एंगल आ गया जिसकी वैल्यू अपन नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक एंगल आ गया, मान लीजिए हमारे पास एक एंगल हमने ले लिया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 55 + 1 56π/11। इसके बारे में हम बात करें, ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अगर हमारे पास इस तरीके के एंगल आ गया कि 56π/11 आ गया, तो अपन देख रहे हैं कि 56π/11 5π प्लस समथिंग है ना। सेकंड क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं सॉल्व। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5π + π/11। अब 5π तो यहाँ होता है भैया, 5π + थीटा यहाँ होगा तो नो चेंज और नेगेटिव, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस π/11। अब हमने कहा भैया अगर कॉस इनवर्स ऑफ π/11 है ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस लगा है तो इसकी वैल्यू पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/11 होगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/11। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा 11 - 1 = 10π/11। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हमारे पास होंगे उसको अपन कुछ इस तरीके से कर लेंगे, उसमें हमें कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ज़्यादा। दिक्कत जब रहती है जब हमारे पास ऐसे वैल्यूज़ दिए रहें जिनके बारे में अपन ऐसे ना लिख पाएँ, तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि हमारे पास अगर ऐसा दिया है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3, इसके बारे में आप मेथड नंबर 1 से कैसे करेंगे। तो 3 जो है वो पाई से तो बड़ा, पाई से छोटा है, अच्छा तो अपन 5 ले लेते हैं। चलो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई की वैल्यू अगर आपने डायरेक्ट 5 लिख दी तो ये गलत हो जाएगा,
गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, 5 0 से पाई के बीच में नहीं आता, ये चीज़ तो क्लियर है। मतलब 5 इसका आंसर नहीं होगा, और 5 इसका आंसर नहीं होगा मतलब जो है भाई साहब ये इसका आंसर नहीं होगा, कुछ और इसका आंसर होगा। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो अपन देखेंगे अब 5 लाई कहाँ पे करता है। तो 5 कहाँ पे लाई करता है भाई? 0 है, ये पाई है, 0 से पाई के बीच में तो लाई नहीं करता। ये 2 पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है। तो 2 पाई जो हमारे पास होगा वो 6 पॉइंट समथिंग होगा। अच्छा 3 पाई बाई 2 क्या होगा? अच्छा देखना ज़रा, ये 6 पॉइंट, पाई जो है वो 3 पॉइंट समथिंग होगा। 3.14 में ये 3 पाई बाई 2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.57। तो ये हमारे पास आ गया 300, 5 इंटू 3 हमारे पास आ गया 150, और 7 इंटू 3 हमारे पास 21, तो ये 174.71 होगा। तो 5 जो है वो यहाँ कहीं लाई, 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये हमारे पास 4.71 है, तो 5 जो है इसके बाद लाई करेगा, तो 5 यहाँ लाई करेगा। अब भाई साहब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे जो एंगल हो रहा है वो एंगल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि इस लाइन पे इनफाइनाइट एंगल होंगे, उसमें से एक एंगल होगा 5। हमें तो बस ये देखना है कि ये एंगल अगर 5 होगा तो बेसिकली 5 हमारे पास क्या हो रहा है? ये पूरा एंगल 2 पाई से तो छोटा ही हो रहा है, मतलब ये पूरा एंगल हमारे पास 5 होगा। तो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा कहूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 2 पाई माइनस 5 होगी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल जो हमें 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4th क्वाड्रेंट में है। 4th क्वाड्रेंट में है मतलब कॉस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव हमें कहाँ लेना है? 1st क्वाड्रेंट में। तो हमें 1st क्वाड्रेंट में एक एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल हम कितना लेंगे? तो ये वाला एंगल हम इतनी लेंगे जितना ये था थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 पाई माइनस 5। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास cos 5 की आ रही थी, वही वैल्यू यहाँ पे हमारे पास cos 2 पाई माइनस 5 की आएगी। तो ये जो cos 5 है, इस cos 5 को अपन लिख देंगे cos ऑफ 2 पाई माइनस 5। और ये क्लियर है कि 2 पाई माइनस 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट और सेकंड में ये आंसर आ सकता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 पाई माइनस 5 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड है, इसको एक बार और समझ लीजिए। भाई हमने cos इन्वर्स ऑफ cos 5 की वैल्यू निकालनी है। एक बार और अपन इसको समझते हैं ताकि आपको और क्वेश्चंस करने की खुद से हैबिट हो जाए इसकी। हमें cos इन्वर्स ऑफ cos 5 की वैल्यू निकालनी थी, तो सबसे पहले हमारे मन में ये ख्याल आया कि हम इसे 5 रख दें। हमने 5 रख दिया, फिर हमने आंसर चेक किया क्या इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है? मतलब नहीं लाई कर रही भाई, पाई तो 3.14 ही होती है, तो उससे बड़ी है, मतलब ये 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रही, तो 5 आंसर तो नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अपन ने देखा 5 लाई कहाँ करता है, ठीक है भाई। तो अपन ने कहा कि भाई देखो कॉमन सेंस लगाया, ये 2 पाई से तो छोटा है बट पाई से बड़ा है। 2 पाई और 2 पाई के बीच में लाई करता है। अच्छा ये बीच में 3 पाई बाई 2 है। हमने 3 पाई बाई 2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करी। पाई बाई 2 की वैल्यू 1.57 होती है। तो 3 1 जा हमारे पास 3, फिर 2 0, 5 इंटू 3 आ गया 15 और 1 0, 7 3 आ गया 21। तो ये हमारे पास जो है 4.71 आ गया। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर 4.71 होती है तो ये क्लियर है कि 5 जो है यहाँ 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब अगर मैं एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से लूँगा तो ये वाला एंगल जो हमारे पास है ये 5 होगा। अब ये जो 5 होगा वो कहाँ से, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में है। तो ये वाला जो एंगल हमारे पास थीटा है, इसकी वैल्यू 2 पाई माइनस 5 होगी, क्योंकि इन दोनों का सम 2 पाई है। 2 पाई के बीच में खेल रहे हैं अपन। तो अब हमें चाहिए इस, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो cos की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब आंसर तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ में कितने का एंगल बनाओगे? सेम वैल्यू है तो थीटा का एंगल बनाओ जो यहाँ बना था, और थीटा की वैल्यू क्या है? 2 पाई माइनस 5 है। तो cos 5 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू cos 2 पाई माइनस 5 की होगी। तो इसे हमने cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई माइनस 5 लिख दिया। तो आंसर हमारे पास 2 पाई माइनस 5 आ गया। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 पाई माइनस 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर बेस्ड। ये मेथड नंबर 1 है ना। अब अगर जैसे मान लो हमारे पास एक दूसरा हमने क्वेश्चन देखा जिसको अपन इसी मेथड से करेंगे। मान लीजिए हमारे पास गिवन था cos इनवर्स ऑफ cos 11। cos इनवर्स ऑफ cos 11 की वैल्यू अपन को निकालनी थी इस मेथड से, पहली वाली मेथड से। अब उन्होंने देखा भाई 11 कहाँ लाई करेगा। तो 11 हमने देखा 12, 3 4 ज़ा 12। तो 3 पाई से बड़ा होगा कि छोटा होगा ये समझ लें अपन। तो 3 पाई की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। तो ये हमारे पास 9.42 होती है।
और 4 पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 42 1456। तो ये हमारे पास 3 पाई से 4 पाई के बीच में ही लाई करेगी, ये बात तो क्लियर है। तो हमारा जो वैल्यू 11 है वो 3 पाई से 4 पाई के बीच में ही लाई करेगा, ये चीज़ तो क्लियर है। अच्छा, अब 3 पाई और 4 पाई, इसकी 4 पाई की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, 4 पाई मतलब हमारे पास आया था 12.56 और 3 पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आई थी, 1 मिनट, 3 पाई की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी ज़रा देखना, 9.42। तो 11 कहाँ, 11 अपन कैसे जाएंगे, देखो भाई साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1.57 होता है और ये डिफरेंस जो है इसमें से 1.56 माइनस करेंगे तो 11 यहीं पहुँच जाएंगे। तो 11 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी, यहाँ कहीं 11 होगी। अगर अपन इसमें 1.56 ऐड करते हैं, 9.42 में अगर मैं 1.56 ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास कितना जाएगा 10.98। अच्छा, वो बड़ा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है ना कि ये कहाँ होगा। चलो फिर अपन ऐसा करते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में अंतर आ रहा है, अपन इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये 3 पाई है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 2। 3 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होता है भैया, 3 पाई प्लस पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 होता है। अपन 7 पाई बाई 2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल देते हैं। तो 7 पाई बाई 2 मतलब 1.57 के अप्रॉक्स, तो 7 1 जा हो गया 700, 7 5 जा हो गया 35, सिंगल 0, 7 7 जा हो गया 49, तो 9 9 10 10.11, बधाई हो 10.99 मतलब 11 यहीं होगा, अपन बिल्कुल सही कर रहे थे। अब 11 आ गया यहाँ पे, 11 यहाँ पे आ गया तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो भाई ये पूरी वैल्यू 4 थीटा थी, तो ये वैल्यू हमारे पास जो होगी ये क्या होगी, ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू पूरी की पूरी हमारे पास कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 11 और ये वैल्यू है थीटा। दोनों का सम कितना होगा 4 पाई, क्योंकि 3 पाई से 4 पाई के बीच में खेल रहे हैं ना अपन, तो ये होगा 4 पाई। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 पाई माइनस 11 होगी। अब 4 पाई माइनस 11 होगी तो cos 11 को अपन cos 4 पाई माइनस 11 लिखेंगे, तो आंसर इसका 4 पाई माइनस 11 आएगा। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप चेक करके देख लो, इसकी वैल्यू 12.56 माइनस 11 1.56, क्या 0 से पाई के बीच में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो हमारे पास बिल्कुल ये सही आंसर है 4 पाई माइनस 11। दिस इज़ मेथड नंबर 1 टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एनसीईआरटी में जनरली इस टाइप की मेथड को लिख के एक्सप्लेनेशन करके जो है प्रूफ बोला गया है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं, बहुत ही कुछ। एनसीईआरटी का आईटीएफ तो इतना आसान है कि एक क्लास में आईटीएफ की फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी होती है, दूसरी क्लास में सेकंड एक्सरसाइज पूरी होती है, बाकी की 1-2 क्लास में सिलेबस पूरी हो जाती है, वो भी जब एक एक क्वेश्चन अपन क्लास में सॉल्व कराओ तब। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी में ये जो इस तरीके की जो चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, कुछ इस तरीके की चीज़ें लिख के बढ़िया जिससे पैराग्राफ राइटिंग करके जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। तो ये इसकी मेथड नंबर 1 है। अब अपन मेथड नंबर 2 पे आते हैं। मेथड नंबर 2 में अपन ऐसा करते हैं, केस बना लेते हैं। हमने भाई पहला वाला केस हमने बनाया कि जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से लेके पाई ले ली। फिर दूसरा केस हमने बनाया जब x की वैल्यू पाई से लेके 2 पाई ले ली। फिर तीसरा केस हमने बनाया जब x की वैल्यू जो है वो 2 पाई से लेके 3 पाई ले ली। फिर चौथा केस हमने बनाया जब x की वैल्यू जो है वो 3 पाई से लेके 4 पाई ले ली। एक आध नेगेटिव वाला भी बना लेते हैं, जब x की वैल्यू अपन जो है माइनस पाई से लेके 0 ले लेते हैं। अब हमने x की वैल्यू 0 से लेके पाई ली, बिल्कुल सड़ा सवाल है ना। तो हमने कोई भी एक वैल्यू ले ली 0 से, जब 0 से पाई में तो कोई भी वैल्यू लेंगे अपन तो सीधा हमारे पास y इक्वल टू x ही आएगा। भाई मैंने ले लिया मान लीजिए पाई बाई 6, तो cos पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 हाफ हो गया, cos इनवर्स हाफ की वैल्यू फिर पाई बाई 3 होगी, तो y इक्वल टू x आ गया। इस वाले केस में देखो पाई से 2 पाई, अब मैंने पाई से 2 पाई मान लीजिए पाई प्लस समथिंग होता है, तो मैंने x की वैल्यू रख दी मान लीजिए पाई प्लस पाई बाई 3। अब जैसे ही मैंने ये रखा तो हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ cos x, तो cos इनवर्स ऑफ cos पाई प्लस पाई बाई 3। तो भाई ये जो हमारे पास ये नेगेटिव होगा, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ हाफ, और cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ मतलब पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो गया y। तो इस केस में हम देखें दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ x प्लस वाई को, तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 पाई माइनस x, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 पाई माइनस x आ जाएगी। फिर मैंने तीसरा केस लिया जब मैंने x की वैल्यू ली 2 पाई से लेके 3 पाई। अब 2 पाई से लेके 3 पाई में कोई भी एक वैल्यू ले लो, मैंने 2 पाई प्लस समथिंग हो सकता है, 3 पाई माइनस समथिंग हो सकता है।
मैंने मान लीजिए 2 पाई माइनस पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 3 ले ली, ये मैंने x की वैल्यू ले ली। अब भाई 2 पाई प्लस थीटा तो प्लस पॉजिटिव होता है ना, प्लस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कॉस पाई बाई 3 आएगी। कॉस पाई बाई 3 मतलब हाफ आएगी, और कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू फिर पाई बाई 3 आ जाएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास फिर पाई बाई 3 आ जाएगी। तो मैं x माइनस वाई की वैल्यू देखूंगा तो 2 पाई आएगी, तो y की वैल्यू जो है वो x माइनस 2 पाई आएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास x माइनस 2 पाई आ रही है। फिर अपन ने 3 पाई से 4 पाई के बीच में कोई वैल्यू ली, मान लीजिए या तो 3 पाई प्लस समथिंग ले लो या 4 पाई माइनस समथिंग ले लो। मैं 4 पाई माइनस समथिंग ले लेता हूँ। मैंने x की वैल्यू ले ली 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब अगर मैं 4 पाई माइनस पाई बाई 3 देखूंगा तो 4 पाई तो ये होता है, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 तो ये होगा x एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर मैं cos ऑफ 4 पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू देखता हूँ तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता तो प्लस cos पाई बाई 3। तो ये cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 3 तो cos इनवर्स ऑफ cos हाफ, तो इसकी वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। तो x की वैल्यू दे से y की वैल्यू दे से ऐड कर दो तो y प्लस x की वैल्यू हमारे पास 4 पाई होगी। तो इस कंडीशन में y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 पाई माइनस x होगी। अब चलो माइनस पाई से 0 के बीच में रख देते हैं। माइनस पाई से 0 के बीच में मान लीजिए मैंने x की वैल्यू रख दी माइनस पाई बाई 3। अगर मैंने x की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 रख दी तो हमारे पास cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, तो cos पाई बाई 3 मतलब हाफ, और cos इनवर्स हाफ इज पाई बाई 3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी प्लस पाई बाई 3। y प्लस x की वैल्यू 0 है तो y इक्वल टू हमारे पास माइनस x आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। अब देखो इसमें हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, आंसर आ रहा है या तो x माइनस 0 या 0 माइनस x, या x माइनस 2 पाई या 2 पाई माइनस x, या 4 पाई माइनस x या x माइनस 4 पाई। मतलब आंसर हमारे पास या तो x माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x के बारे में बात कर रहा हूँ। cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू या तो x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रही है या इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x आ रही है। सही बात है। अब देखें ज़रा, जब 0 से बड़ी थी तो x माइनस 0, या इसमें समझो देखो 0 से 2 पाई और 2 पाई से 3 पाई, तो जब x की वैल्यू 2 पाई से बड़ा है तो x माइनस 2 पाई, जब x की वैल्यू 2 पाई से छोटा है तो 2 पाई माइनस x। बेसिकली x का आंसर, ये आंसर तो हमारे पास पॉजिटिव आना है ना, तो अगर 2 पाई से बड़ा है तो हमारे पास जो 2 पाई से बड़ा है तो माइनस 2 पाई करेंगे तब तो आंसर पॉजिटिव आएगा, माइनस 3 पाई करेंगे तो 3 पाई से तो छोटा है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें तो इतनी चीज़ समझनी है कि हमारे पास आंसर या तो x माइनस 2n पाई आ रहा है या 2n पाई माइनस x आ रहा है। जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। तो इसको अगर अपन इस चीज़ का यूज़ करके अपन फंक्शन को cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स के फंक्शन को जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास एक केस तो बन गया जब x की वैल्यू होती है 0 से लेके पाई। फिर दूसरा केस हमने बना लिया जब x की वैल्यू होती है पाई से लेके 2 पाई। तीसरा केस अपन ने बना लिया जब x की वैल्यू होगी 2 पाई से लेके 3 पाई। चौथा केस अपन ने बना लिया जब x की वैल्यू हमारे पास होगी 3 पाई से लेके 4 पाई। फिर हमने यहाँ पे ले लिया जब x की वैल्यू होगी माइनस पाई से लेके 0। यहाँ से हमने देख लिया x की वैल्यू होगी माइनस 2 पाई से लेके माइनस पाई। तो यहाँ पे पहले वाले केस में तो आंसर x आ रहा है, इस वाले केस में माइनस x आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ रहा था, ये x माइनस x। तो अब यहाँ पे फिर माइनस x आएगा और इवन मल्टीपल तो 2 पाई। फिर यहाँ पे प्लस x आएगा, देखो ऑल्टरनेट प्लस x माइनस x प्लस x माइनस x ऐसा हो रहा है। लेकिन चाहिए इवन मल्टीपल ही है, तो इसमें इवन मल्टीपल 2 पाई था और इसमें भी इवन मल्टीपल 2 पाई है, इसमें इवन मल्टीपल 4 पाई है। यहाँ माइनस x था तो प्लस x आएगा, और माइनस इवन मल्टीपल माइनस 2 पाई है तो x प्लस 2 पाई आ जाएगा। समझ में आई कहानी भाई? हमने तो ये देखा ये x था, फिर माइनस x, फिर प्लस x, फिर माइनस x, फिर x था तो माइनस x प्लस x ऐसा चल रहा है। बस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, अब प्लस x है माइनस x है तो आगे आएगा हमारे पास इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल इसमें 2 पाई है तो 2 पाई माइनस x। अब x माइनस प्लस x है तो माइनस समथिंग तो माइनस ऑफ इवन मल्टीपल तो 2 पाई। ये माइनस x लिखा तो इवन मल्टीपल तो 4 पाई माइनस x। एक बार और समझ लो इस चीज़ को, है ना। ये चीज़ जो मैंने लिखने का तरीका सोचा है इसको एक बार और समझ लीजिए। हमें ये पता है कि 0 से पाई में है x, फिर हम इसके बाद लिख लेंगे माइनस x, फिर लिख लेंगे x, फिर लिखेंगे माइनस x, फिर x के ऊपर जाएंगे तो माइनस x के ऊपर जाएंगे तो x। अब x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो इसमें इवन मल्टीपल ऑफ पाई 0 है इसमें,
और इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स आता है, इसमें इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2 पाई है। एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स आता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई 4 पाई है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स आता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई 0 है। एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस 2 पाई है। तो 0 से पाई में क्या हो गया एक्स, माइनस पाई से 0 में माइनस एक्स, पाई से 2 पाई में 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई से 3 पाई में एक्स माइनस 2 पाई, 3 पाई से 4 पाई में 4 पाई माइनस एक्स। कुछ इस तरीके से रीडिफाइन हो जाएंगे, इनफाइनाइट इसके केस रहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, याद नहीं करना है इसको, बिल्कुल नोट कर लीजिए बस इसको। देखो भाई, इसका ग्राफ है जो हमें याद रखना पड़ेगा, और ग्राफ भी पूरा नहीं, केवल 2 लाइन उसमें याद रखनी पड़ती है। बहुत ही कम चीज़ें याद रखनी है, मतलब लग रहा है कितनी खतरनाक चीज़ चल रही है भाई, कितनी खतरनाक चीज़ें हैं, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं ना, जब हम इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं, तो इतनी खतरनाक चीज़ हमें याद ही नहीं रखनी है भाई। जब हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हम पूरा पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, उसकी हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम सब पढ़ेंगे। लेकिन जब मेमोराइज़ करने की बात आती है तो हमें डरना नहीं है कि हमें इतनी सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी। इतनी सारी चीज़ें मेमोराइज़ नहीं करनी है आपको भाई। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, तो उसके ग्राफ की केवल 2 लाइनें याद करनी पड़ेंगी। इसका ग्राफ हम ऐसा याद रखते हैं बेसिकली वी, इसका वी ग्राफ होता है जो अपन को याद रखना पड़ता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये चीज़ याद रखनी पड़ती है, ये चीज़ अभी अपन आपको सिखाएंगे। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, एक तो याद रखना पड़ता है 0 से पाई के बीच में आंसर होगा, और ये कि ये 2 चीज़ें, बस इससे पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब एक वी और एक V1, ये दूसरा 2 और ये तीसरा 3, 3 बातें याद रखने से इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए आप डरना नहीं कि भाई चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ। यार देखो, जो चीज़ें हैं वो तो पढ़ानी पड़ेंगी ना आपको, नहीं पढ़ाएंगे तो लगेगा भाई ये मतलब इनको आता नहीं क्या है ना। तो पढ़ानी तो पूरी पड़ेंगी, तो पूरे पढ़ाने ही तो हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एज अ स्टूडेंट जब हम बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें मेमोराइज़ करने में बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखें, वैसे ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ में अगर हम देखें तो इसका ग्राफ तो जो है वो ऑल रियल नंबर होगा, x बिलोंग्स टू, और y की वैल्यू जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में होगी। अब 0 से लेके पाई के बीच में होगी तो अपन y एक्सेस पे 0, π/2 और पाई, ये 3 चीज़ें बना लें। तो ये हमारे पास जो है 0 है, ये हमारे पास π/2 है और ये पाई है। यहाँ भी अपन ने बना लिया, ये मैंने बनाया π/2। अब देखो आप लोग कहोगे कि यार ये वाला π/2 बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, जानबूझ के बनाया, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो ये हमारे पास हो गया पाई के बाद 3π/2, और थोड़ा आगे ज़रूरत पड़ेगी ले जाने की, ये फिर हमारे पास हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, और आगे जगह है तो अपन ले ही चलते हैं ना, बड़ा सा बना लेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 पाई के बाद फिर अपन ले लेते हैं 2 पाई के बाद फिर अपन ले लें 3π/2, 3π/2 के बाद अपन ले लें 4 पाई। सिमिलरली यहाँ भी देख लें मैक्सिमम जितना बड़ा हो जाए, एक बार तो इज्जत से बना ले और उसके बाद थोड़ी ना इतनी इज्जत मिलेगी इसको। -π/2 माइनस पाई, और ले लें माइनस ऑफ 3π/2, और थोड़ा सा और ले लोगे तो यहाँ हमारे -2 पाई भी आ जाएगा। तो अपन इसका ग्राफ बनाए। देखो ग्राफ बहुत विकराल आसान है इसका, मतलब इसका ग्राफ ऐसा होता है वी मतलब 0 से पाई के बीच में, तो इसका ग्राफ जो है ऐसा होता है, और -पाई से 0 के बीच में इसका ग्राफ है। तो इसका जो ग्राफ है वो वी शेप का होगा, 0 से पाई में ऐसा होगा, -पाई से 0 में ऐसा होगा, उसके बाद फिर ये ऐसा बढ़ता जाएगा। यहाँ ये कुछ ऐसा आ गया, यहाँ ये कुछ ऐसा आ गया, और यहाँ ये कुछ ऐसा आ गया। बेसिकली मैं ग्राफ से इसको याद रखने की ज़्यादा एडवाइस देता हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा आसान रहता है। अगर मैं 0 से पाई के बीच में देखूँ तो 0 पे 0, π/2 पे पाई, तो ये बेसिकली ग्राफ हमारे पास y = x है, और ये वाला ग्राफ y = -x है। अब ये 0 पे ओरिजिन है इसका, तो x - 0 एग्जैक्टली, फिर यहाँ इसके पैरेलल आ गए, 2 पाई पे ओरिजिन हो गया इसका, तो ये हो गया x - 2 पाई। आगे जाएंगे, ये इसके पैरेलल वाला एक 4 पाई पे ओरिजिन होगा तो x - 4 पाई, फिर जब 6 पाई पे ओरिजिन होगा तो x - 6 पाई, फिर यहाँ आए -2 पाई पे ओरिजिन होगा तो x - 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा x + 2 पाई। अब यहाँ पे आए, जब ये 0 पे ओरिजिन है तो 0 - x, जब ये 2 पाई पे ओरिजिन होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई - x, फिर आगे जाके 4 पाई पे ओरिजिन वाला भी एक होगा 4 पाई - x, 6 पाई पे ओरिजिन वाला होगा 6 पाई - x, और यहाँ पे -2 पाई पे ओरिजिन वाली एक लाइन ऐसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -2 पाई - x। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ होता है। और इसमें जो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो अपन को आते ही, मतलब
अपन जो है ना केवल ये 2 लाइन याद रखते हैं तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाते हैं, बस ये वाले कि 0 से पाई में जो x है माइनस पाई से 0 का माइनस x है। तो दिस इज़ द कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ग्राफ है, बाकी सब इसकी थ्योरी अपनी जगह है। अगर ग्राफ आपको याद है इतनी ये 2 चीज़ें तो मैक्सिमम आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आपको बस ग्राफ याद करना है, दूसरी ये चीज़ याद रखनी है और तीसरी ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन इसके अपन सॉल्व करते हैं। भाई देखो एक चीज़ तो क्लियर है, पहली बात कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x की वैल्यू एक तो x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एक इवन मल्टीपल ऑफ x माइनस पाई होगी, और दूसरी चीज़ आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। अब अगर हमसे बोला जाए कि भैया आप ऐसा करो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हमें 2 ये देखना है कि 2 होता किसके बीच में है। भाई क्या कॉस 0 से पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में होता है, 0 पाई के बीच में होता है ना। तो 0 और पाई के बीच में होता है क्या 2, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो 0 से पाई के बीच में होता है। अब 0 ये लेना या तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो या तो इसकी वैल्यू 2 माइनस 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 माइनस 2 होगी, मतलब या तो इसका आंसर 2 होगा या माइनस 2 होगा। तो अभी ऐसे 0 से पाई के बीच में होता तो x ही होता है तो 2 ही होगा, मतलब ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बिल्कुल ही सड़ा था, है ना। अगर हम ऐसा करें कि भाई दूसरा क्वेश्चन अपन ले लें, हमने कहा भाई साहब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 के बारे में आपके क्या ख्याल है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5, अब 5 की वैल्यू अपन ने देखी, 5 की वैल्यू 0 से तो बड़ी है, पाई से भी बड़ी है, 2 पाई से छोटी है ना। तो 5 की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में होगी, ये बात क्लियर है ना। या 2 5 से छोटी है 5 से बड़ी है, तो या तो इसकी वैल्यू 2 पाई माइनस 5 होगी या तो इसकी वैल्यू 5 माइनस 2 पाई होगी। अब सवाल ये आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। अब 2 पाई तो 5 से बड़ा है ना, तो 5 माइनस 6 पॉइंट समथिंग करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये चीज़ तो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव तो होती ही नहीं है ना, होती तो पॉजिटिव है, तो ये ना होगी। आंसर क्या जाएगा इसका 2 पाई माइनस 5, तो इसका आंसर 2 पाई माइनस 5 आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। इसके बाद फिर एक आध एग्जाम्पल और देख लिया हमने, कहा भैया अगर हमारे पास ऐसा है, मान लीजिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 11 है, अब आप क्या कहेंगे। तो हमने कहा भाई देखो 11 जो है 4 पाई मतलब जो है 4 पाई से तो छोटा है, क्या ये 3 पाई से बड़ा है। देखें ज़रा, 3 पाई से 4 पाई के बीच में लाई करता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय अगर 3.14 करते हैं तो ये 9.42 सही है। तो इसके बीच में कहीं ये 11 होता है। हमें यूज़ तो 4 पाई करना है, तो बेसिकली या तो 4 पाई माइनस 11 करेंगे या 11 माइनस 4 पाई करेंगे। तो हमारे पास 11 माइनस 4 पाई तो नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस 11। तो इसका आंसर 4 पाई माइनस 11 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसा है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, कोई और देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने कहा भैया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 22 के बारे में क्या विचार है आपका। तो 22 के बारे में अगर हम देखें तो 27 पाई की वैल्यू देखें अपन, क्या ये 7 भाई 3 7 21 होता है ना, तो मेरे मन में ख्याल आया कि 7 पाई की वैल्यू आप चेक करें। तो 7 3 हो गया 21 00, 7 1 हमारे पास हो गया 7 0, 7 4 हो गया 28, तो ये 8 9 21.98। तो बिल्कुल पक्का इसकी वैल्यू 7 पाई और 8 पाई के बीच में होगी। तो इसका आंसर या तो 22 माइनस 8 पाई आएगा या तो 8 पाई माइनस 22 आएगा। अब सीधी सी बात है भाई, 22 तो यहाँ है ना, पॉजिटिव चाहिए, तो 8 पाई माइनस 22 आ सकता है। 22 माइनस 8 पाई तो नेगेटिव आएगा, हमें तो पॉजिटिव चाहिए ना 0 से पाई के बीच में। तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास 8 पाई माइनस 22। देखो इस चीज़ को और सस्ते में समझ अपन ने कि यहाँ पे ये जो है ना हमेशा पॉजिटिव देखना है अपन को, 0 से पाई के बीच में, है ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है ये, बस आ गया आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ही अपने पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, और ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हो गया। तो अपन ने जो है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इन दो की प्रॉपर्टीज़ अपन ने कर ली हैं। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अपन टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स के बारे में और पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे का। इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास अपन मिलते हैं, आगे की इस प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।